दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित विषय के एक चैप्टर जिसका नाम है पूर्व संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं बता चुका हूं। तो जो स्टूडेंट मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जा करके मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर किसी विशेष क्लास के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी क्लास में गणित पढ़ने के लिए ये सब आना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं जो कि हर क्लास में पढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं मौखिक रूप से आप लोगों को ये सारी चीज़ें पुनः बताए दे रहा हूं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसे n से क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल का जो पहला अक्षर है n, तो वही लिया जाता है। तो जो है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अंग्रेजी के कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद फिर बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो देखिए, जब इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी पूर्ण संख्याओं की? तो देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी कि एक से लेकर के अनंत तक तो पूर्ण संख्याएं होती ही हैं और उसमें जीरो भी जुड़ जाता है। तो जब जीरो से शुरुआत होकर के अनंत तक संख्याएं जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। तो होल मीन्स होता है संपूर्ण। तो होल का जो पहला वर्ण है वो लिया जाता है या पहला लेटर जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर पहला लेटर होल का हो जाएगा W। तो इसे जो पूर्ण संख्या होती हैं इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, होल नंबर जो है वो हो जाएंगे जीरो से लेकर के अनंत तक। इस तरीके से इसको लिखेंगे और W से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। पुनः इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में देखिए ये यहाँ से लेकर के अनंत तक जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। बस इतनी सी परिभाषा आप लोगों को याद करनी है। फिर देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं या क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं साथ में जुड़ा हुआ है। तो पूर्ण संख्या आप लोग ऊपर सीख चुके हो कि जीरो से लेकर के अनंत तक जो होती हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता है, यानी कि दो क्रमागत पूर्ण संख्या अगर हैं तो उनका अंतर एक होता है। जैसे मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। अब क्रम से आने वाली दूसरी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, जैसे मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। अब दूसरी अगर क्रमागत पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। अब दोनों के बीच का अगर अंतर निकाला जाए तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? एक होगा। इसी प्रकार से अगर पहली पूर्ण संख्या तीन मान लीजिए है और दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? चार हो जाएगी। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर उसके आगे की क्रमागत पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। एक विशेष बात आप लोग और जान लीजिए कि कोई भी
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और यही कंडीशन पूर्ण संख्याओं में भी लागू होती है कि कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती हैं दोनों अनंत तक जाती हैं। इसलिए कोई भी जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है वो नहीं ज्ञात की जा सकती है, और न तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जा सकती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या होगी, जीरो होगी, ऊपर बता चुके हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और क्रमागत पूर्ण संख्याएं भी समझ गए होंगे। तो देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याओं की परिभाषा। तो देखिए, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल देकर के हम बता चुके हैं। जैसे पहली पूर्ण संख्या जीरो है और जीरो में एक जोड़ोगे तो क्या होगा, एक होगा, और इनके बीच का अंतर भी एक है। तो ये दोनों क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार से जैसे 3 और 4 है तो इनके बीच का अंतर एक है, तो ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। फिर देखिए आगे है योज्य तत्समक अवयव। अब देखिए योज्य तत्समक अवयव क्या है। तो देखिए किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, सभी को पता होगा। यानी कि अगर हम 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 100 में 0 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 500 में 0 को जोड़ेंगे तो 500 आएगा। यानी कि 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। क्लियर हो गया ना। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। अतः 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। तो यानी कि जो 0 है वो किसी संख्या में अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हमें प्राप्त होगी। इसलिए 0 को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य का तत्समक अवयव कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए अब देखते हैं आगे पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण। तो देखिए पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण का मतलब है कि यहाँ पर अब आप लोगों को हम बताएंगे कि पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, इसमें कौन कौन से प्रगुण लागू होते हैं, कौन से नहीं लागू होते हैं। तो एक एक करके हम आप लोगों को जोड़ के प्रगुण यानी कि पूर्ण संख्याओं के जोड़ के प्रगुण और घटाव के प्रगुण, गुणा के प्रगुण और भाग के प्रगुण सभी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं योग का संवरक प्रगुण। तो देखिए योग का संवरक प्रगुण का मतलब है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्या के योग का संवरक प्रगुण है। यानी कि दो संख्याएं जब उनका योग किया जाता है, जब दो संख्याओं का योग किया जाता है तो उनका जो योगफल आता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे पहली एक पूर्ण संख्या 5 है, दूसरी मान लीजिए कोई ले लीजिए 4 ले लिए। तो यहाँ पर अगर इनको जोड़ोगे तो जो हमें प्राप्त होगी संख्या यानी कि 5 और 4 का योगफल क्या होगा, 9 होगा। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। यही योग का संवरक प्रगुण है। इसकी एक बार पुनः परिभाषा देख लीजिए कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। ध्यान से देखिएगा कि योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। देखिए तो योग का क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि मान लीजिए कोई दो पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं और उनका अगर योगफल करना है और उनका क्रम बदल दिया जाए तब भी उनके योगफल पर कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो ये है योग का क्रम विनिमय नियम। यानी कि पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम जो है लागू होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मान लीजिए
एक पूर्ण संख्या है मान लीजिए 5 और दूसरी है 3, और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8। और इसी तरीके से अगर इनका हम क्रम चेंज कर दें, यानी कि पहले 3 लिख दें और बाद में 5 लिख दें, तो कितना आएगा, 5 3 8। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ये योग का क्रम विनिमय नियम नहीं पता होता है तो वह कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर 5 में 3 जोड़ा गया तब भी 8 आया, और यहाँ पर देखिए जो है बदल दिया गया, ये संख्या आगे हो गई ये पीछे हो गई तब भी वही आंसर आ रहा, तो ये गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, योग में आप क्रम विनिमय नियम जो है फॉलो करा सकते हैं, और ये जो है सत्य है, यानी कि जो क्रम विनिमय नियम है वो लागू होता है, इनका क्रम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्रम विनिमय नियम भी आप लोगों को पता हो गया होगा। योग का क्रम विनिमय नियम क्या हो जाएगा कि जब पूर्ण संख्याओं के क्रम को चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका योगफल करना है, तो उनके क्रम अगर चेंज कर दिए जाएं तब भी जो है वही योगफल जो है वो वही आना चाहिए जो पहले आ रहा है, यानी कि जब दो संख्याओं को ऐसे जोड़ेंगे तब भी वही आना चाहिए, और जब क्रम चेंज कर देंगे तब भी वही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए, फिर अगला पॉइंट है योग का तत्समक अवयव परगुण। तो योग का तत्समक अवयव परगुण क्या है, अभी आप लोगों को हम ऊपर बता चुके हैं, और पुनः सुन लीजिए कि जीरो को पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव कहते हैं, अर्थात यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य का योग किया जाता है तो योगफल वही संख्या आती है। किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है, यही है योग का तत्समक अवयव परगुण, यानी कि जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 2 है पूर्ण संख्या, और इसमें अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। और इसी प्रकार से अगर इनका क्रम विनिमय नियम अगर इसमें लागू कर दें, ऊपर जो बताए हैं, यानी कि आगे 0 कर दें और पीछे 2 कर दें, तब भी हमारा उतना ही आएगा, यानी कि इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिए, योग का साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण या योग का साहचर्य गुण, तो ये देखिए क्या होता है। तो देखिए, योग का साहचर्य प्रगुण का मतलब है कि मान लीजिए कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं, और उसमें से 3 पूर्ण संख्याओं में से मान लीजिए पहली 2 जो है पूर्ण संख्याएं जोड़ लेंगे, और उसमें फिर पहली 2 पूर्ण संख्याओं में जोड़ने के बाद तीसरी पूर्ण संख्या जोड़ लेंगे, तो हमारा जो योगफल होगा वही, अगर हम ये करें कि जो 3 संख्याएं लास्ट वाली 2 संख्याएं लास्ट वाली हैं उनको पहले जोड़ करके और पहले वाली पूर्ण संख्या को उसमें जोड़ देंगे, तभी दोनों हमारे उत्तर जो हैं वो बराबर आएंगे। तो ये जो योग का साहचर्य प्रगुण है ये हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या है 2 और फिर 3 है और फिर 4 है, तो मान लीजिए इन दोनों को पहले हम जोड़ लें और इसको बाद में जोड़ लें, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम इनका क्रम इधर चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर कर दें, मान लीजिए 2 को ऐसे ही छोड़ दें और पहले 3 और 4 को जोड़ लें, यानी कि ब्रैकेट इस तरीके से लगा दें, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है या होती हैं संख्याएं उनको हम पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 4 3 7 हो जाएगा। अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए इधर भी पहले इसमें ये दोनों संख्याएं जोड़े, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसमें ये संख्या जोड़ दिए और यहाँ पर 9 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम 2 को बाहर कर लिए और पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, तब भी हमारा क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। यानी कि योग का साहचर्य प्रगुण जो है वो भी जो है पूर्ण संख्याओं के योग में जो है फॉलो करता है या लागू होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है।
अब देखिए अगला पॉइंट है कि संख्या रेखा पर योग कैसे करें। यानी कि अगर संख्या रेखा पर संख्याएं दी हुई हैं तब हम उनका योग कैसे करें। तो देखिए इसमें दो टाइप से सवाल आते हैं कि कभी कभी योग दे दिया जाता है, संख्याओं का योग दे दिया जाता है और उसको संख्या रेखा पर दर्शाना रहता है, और कभी कभी संख्या रेखा जो है वो चित्र जो होता है वो बन करके आ जाता है और उसको हमको संख्याओं के रूप में यानी कि योग के रूप में हमको लिखना रहता है। तो यहाँ पर दोनों टाइप आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 4 और 5, इसको अगर जोड़ना है तो 5 4 9 हो जाएगा। इसको सिंपली ऐसे हम जोड़ सकते हैं। इसी को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिए। पहले एक इस तरीके से सीधी लाइन स्केल के सहायता से खींच लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम रखेंगे जीरो, या इस पर जीरो दर्शा लेंगे। और फिर देखिए जीरो के जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो प्लस होता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है माइनस होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर जो है माइनस वाली संख्याएं दर्शा लेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ जो है प्लस वाली संख्याएं दर्शा लेंगे क्रम से। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक प्लस का, देखिए प्लस वाली संख्याओं में प्लस लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस वाली संख्याओं में माइनस लगाना अनिवार्य रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः और फिर 7। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको हालांकि माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस की कोई संख्या नहीं है। तो चाहें तो आप दर्शाएं या ना चाहें तो ना दर्शाएं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर इधर 2 4 संख्याएं दर्शा भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दर्शाएंगे तो यहाँ जीरो से हम जो है सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले है 4। तो देखिए 4 तक हमको जाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से चलेंगे और 4 तक जाएंगे। जीरो से चलेंगे और 4 तक जाएंगे तब हमारा क्या पूरा होगा, 4 पूरा होगा। मान लीजिए सेंटीमीटर के निशान हो तो हम क्या करेंगे, जीरो से 1 तक चलेंगे तभी तो 1 सेंटीमीटर होगा। तो कभी भी अगर कोई भी दूरी नापनी होती है तो हमेशा जो है वो जीरो से नापते हैं, कभी भी 1 से नहीं मापते हैं। कि अगर 10 सेंटीमीटर नापना है तो हम 1 से नापना शुरू करें और 10 तक जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो लास्ट में 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दूरी अगर चली जाती है तो वो जीरो से चली जाती है। यानी कि शुरुआत में ही आप जहाँ पर जो है खड़े हैं वहाँ पर ही कोई दूरी नहीं आप समाप्त कर चुके होते हैं जब तक कुछ ना कुछ चलते नहीं है। तो यानी कि जब आप थोड़ा चलोगे, जैसे 1 किलोमीटर जाना है तो जो जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से जब 1 किलोमीटर जाओगे तब 1 किलोमीटर पूरा होगा, ना कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है जीरो से कोई भी दूरी नापनी हो या कोई भी लंबाई नापनी हो तो क्या है वो कि वहाँ जो है जीरो से शुरुआत करते हैं नापना। तो यहाँ पर देखिए हमको 4 सेंटीमीटर चलना है तो यहाँ पर जो है जीरो से चलेंगे 4 तक, और फिर जो है हमको उसमें 5 और ऐड करना है, यानी कि हमको 5 और चलना है। तब अब हम क्या करेंगे, 4 में ही हमको 5 ऐड करना है तो अब हम 4 से चलना शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से जो है 4 से फिर हम चलेंगे 5। तो यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3। अभी देखिए यहाँ पर 2 अंक कम है तो यहाँ पर 8 दर्शा लेंगे, 9 दर्शा लेंगे, और जो है चाहें तो 10 भी दर्शा सकते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर आगे तक संख्याएं दर्शा सकते हैं और जितनी ज़रूरत है हम उतने चित्र जो है वो उतने में ही बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर माइनस की संख्याएं नहीं, तब भी अगर आप माइनस की संख्याएं दर्शा दिए हैं तो इसमें गलत नहीं होगा। यहाँ पर भी हमें 9 तक केवल ज़रूरत है, अगर 9 के आगे 10 11 12 15 कुछ भी दर्शा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जो है 5 संख्या फिर चलेंगे तो 4 के बाद 5 अगर चलना है तो 1 2 3 4 5, यहाँ 9 तक जाएंगे तो इसको 9 तक इस तरीके से दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से ये संख्याएं दोनों हो जाएंगी, यानी कि 1 से 4 तक पहले चले और उसके बाद फिर 4 से 9 तक चले, यानी कि 5 और चले। तो यहाँ पर ये इस पर लिख देंगे इस तरीके से 4 और इस पर लिख देंगे
5, यानी कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर चले और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर चले। अब अगर हम यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से अगर बनाएं, यहाँ से यहाँ तक अगर इस तरीके से जाएं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। आप गिन करके भी देख सकते हैं और इनको जोड़ करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर भी पड़े हुए हैं, नंबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना ये था कि कभी कभी ये इतना दे दिया जाता है और आपको ये स्ट्रक्चर बनाना रहता है, यानी कि संख्या रेखा पर इसको दर्शाना रहता है। तो इसको इस रूप में दर्शाना है, यानी कि सबसे पहले अगर यहाँ पर माइनस में होता तो हम माइनस की तरफ चलते, लेकिन यहाँ पर माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, प्लस की तरफ ही चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 है तो 4 अंक चले, उसके बाद फिर 5 अंक उसमें जोड़ना है तो 5 अंक और चलेंगे, और उसके बाद फिर दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर इस रूप में दिया हो तो हमको इस रूप में लिखना रहता है, और अगर ये दिया होता है तो हमको ये स्ट्रक्चर बनाना रहता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये संख्या रेखा पर भी अब आप लोग योग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण, यानी कि जितने सारे प्रगुण अभी आप लोगों को बता चुके हैं जोड़ में, पूर्ण संख्याओं के जोड़ में, उतने ही प्रगुण अब आप लोगों को बताएंगे पूर्ण संख्याओं के घटाने के प्रगुण, यानी कि घटाने में कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन कौन से नहीं लागू होंगे। तो आप लोग इसमें अब देखिएगा, तो देखिए सबसे पहला है क्रम विनिमय प्रगुण, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला है क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए जो योग था उसमें क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता था। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्रम विनिमय प्रगुण होता है कि यानी कि क्रम चेंज कर देने पर वही जो है योगफल या वही अंतर आएगा कि नहीं। देखिए योगफल के अगर प्रगुण पढ़ेंगे तो जब क्रम में जो है क्रम बदलेंगे तो योग बराबर आना चाहिए, और जब माइनस के प्रगुण यानी कि घटाने के प्रगुण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है अगर हम संख्याओं के क्रम चेंज कर दें तो हमारा जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए। तो मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या है 5 और दूसरी मान लीजिए है 3, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यही अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें यानी कि यहाँ पर जो है 3 आगे कर दें और 5 पीछे कर दें तो क्या इनका जो अंतर है वो 2 आएगा। तो इसका जो अंतर है वो 2 नहीं आएगा, वो -2 आएगा, यानी कि ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाने में जो है पूर्ण संख्याओं में घटाने में जो है क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है। यानी कि 5 - 3 बराबर जो है 3 - 5 को नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 5 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घटाने में जो है जो ये क्रम विनिमय प्रगुण है वो लागू नहीं होगा। अब देखिए अगली हेडिंग है घटाने की संक्रिया में संवरक प्रगुण। तो देखिए हम इन सभी को जो है आप लोगों को मौखिक ही बताए दे रहे हैं, बार बार हेडिंग डाल के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हम जो है ऐसे मौखिक आप लोगों को बताए दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला प्रगुण जो है वो है एक पूर्ण संख्याओं में दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। एक पूर्ण संख्या में दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या 5 है और दूसरी कोई पूर्ण संख्या है 3 है, इसको अगर हम घटाएंगे तो जो है क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये क्या है, ये है मतलब पूर्ण संख्या है, 2 जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये हर जगह पर लागू नहीं होता। इसमें कहा गया है कि एक पूर्ण संख्या से दूसरी संख्या या दूसरी पूर्ण संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। क्योंकि जैसे मान लीजिए यही संख्याएं हैं, अगर इनको मान लीजिए पलट दिया जाए, अगर कर दिया जाए
3 माइनस 5। तो देखिए ये भी जो है पूर्ण संख्याएं ही हैं, यानी कि जो ऊपर ली गई थी संख्याएं वही ये भी हैं। लेकिन अगर इनका हम अंतर ज्ञात करेंगे तो आएगा -2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, जैसा कि आप लोगों को ऊपर हम बता चुके हैं। देखिए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पूरी बात एकदम से क्लियर हो जाएगी। देखिए पुनः आप लोगों को सारा कुछ रिवाइज करा दे रहे हैं यहाँ पर मौखिक रूप से। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 आगे जोड़ देने पर जो है वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, यानी कि 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और फिर अगर बात करें हम पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंटीगर्स कहते हैं। तो पूर्णांक जो होता है वो पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों में होता है। यहाँ पर देखिए जो है पूर्णांक और पूर्ण संख्या में बहुत थोड़ा सा अंतर है। पूर्णांक संख्याएं कहा जाए और पूर्ण संख्याएं कहा जाए तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और दोनों को एक ही चीज समझ लेंगे या एक ही संख्या समझ लेंगे, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, और जबकि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं जो है माइनस में भी होती हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को हम संख्या रेखा पर बता चुके हैं। संख्या रेखा पर जैसे दर्शा रहे थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस में संख्याएं चलती हैं, -1, -2, -3 इस तरीके से चलती हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ प्लस में संख्याएं चलती हैं, और जो है इसमें 0 भी शामिल रहता है, क्योंकि जो है प्लस और माइनस संख्याओं के बीच में जो है 0 आता है। तो जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक 0 से लेकर के और जो है प्लस की तरफ भी अनंत तक जाते हैं, और जो है 0 से लेकर के और माइनस की तरफ भी अनंत तक संख्याएं जाती हैं। तो इन्हें जो है इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि प्लस की संख्याएं भी और माइनस की संख्याएं भी, या कह लीजिए कि सभी पूर्ण संख्याएं। अगर परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए तो सीधी सी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ये सबसे सटीक परिभाषा है, क्योंकि 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और अगर उसमें हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता रहे थे घटाने की संक्रिया में समरक प्रगुण। तो इसमें हम पहला आप लोगों को बता चुके हैं कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो पहले देखिए जो है संख्या अगर सीधी रखे हैं तो 2 आया है, और दूसरी बात जब इन्हीं का क्रम चेंज कर दिए हैं तो माइनस का 2 आ गया है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये इसमें लागू नहीं होगा, यानी कि क्रम विनिमय नियम जो है वो इसमें लागू नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट है, जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पुनः एक बार पढ़ लेते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 2 है। अब 2 के बराबर पूर्ण संख्या अगर ली जाए तो क्या होगी, 2 ही होगी। बराबर का मतलब 2 ही होगी। तो जब मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है और उसके बराबर पूर्ण संख्या ली जाए तो उनका जो अंतर है या उनको जो घटाएंगे वो कितना आएगा, एक पूर्ण संख्या ही आएगा, क्योंकि जब बराबर हैं उनको घटाएंगे 0 आएगा, और 0 से शुरू होकर के अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगर 2 संख्याएं बराबर हैं या 2 पूर्ण संख्याएं जो हैं वो बराबर हैं तो उनका जो अंतर है वो क्या आता है, एक पूर्ण संख्या ही आता है। और अगर कोई पूर्ण संख्या एक है जो बड़ी है और कोई उससे छोटी पूर्ण संख्या है, उनका जो अंतर होता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे यहाँ पर 5 ले लिए और उससे छोटी कोई पूर्ण संख्या ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिए, तो अगर इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे तो आएगा 4, और 4 जो है वो एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से
जो है अगर संख्याएं पूर्ण संख्या अगर बराबर हों तब भी उनका जो अंतर है वो एक पूर्ण संख्या आएगा। और अगर पूर्ण संख्या एक जो पहले पूर्ण संख्या वो बड़ी हो और दूसरी पूर्ण संख्या छोटी हो, उनका भी अंतर जो है वो एक पूर्ण संख्या होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें, ये भी एक कंडीशन लागू होती है कि इसके विपरीत अगर हम देखें कि मान लीजिए कि कोई पूर्ण संख्या पहली वाली जो है वो छोटी है और उसके बाद वाली जो पूर्ण संख्या है वो बड़ी है, तो उसका अगर हम अंतर निकालें तो क्या पूर्ण संख्या होगा? तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन आप लोगों को बताए हैं इसके अगर हम उल्टा सोचें तो क्या ये कंडीशन लागू होगी? तो ये कंडीशन जो है नहीं लागू होगी, यानी कि उनका अंतर जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी कि एक में से अगर हम 5 को घटाएं तो कितना आएगा? -4 आएगा। एक में से अगर 5 को घटाएं तो कितना आएगा? -4 आएगा। और -4 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। और कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। फिर अगला पॉइंट है कि जो है घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। तो वो आप लोगों को ऊपर हम बता ही चुके हैं कि क्रम विनिमय नियम इसमें लागू नहीं होता, यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं। तो इसमें जो है क्रम विनिमय नियम, पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यानी कि अगर आप घटाने में संख्याएं आगे पीछे कर देंगे, यानी कि उनका क्रम चेंज कर देंगे, तो जो है ये नियम उसमें लागू नहीं होगा। यानी कि उनका जो अंतर है वो अलग आएगा, यानी कि बराबर नहीं रहेगा। फिर अगला पॉइंट है कि पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया में जीरो तत्समक नहीं है। पूर्ण संख्याओं में जो जीरो है घटाने की संक्रिया में, तो जो जीरो है वो तत्समक नहीं है। घटाने की संक्रिया में जीरो जो है वो तत्समक नहीं है। जैसा कि अभी हम आप लोगों को योग में बता चुके हैं कि जो है जीरो जो होता है वो योग का, पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव होता है। तो ऐसा घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जीरो से कोई संख्या घटाएंगे, मान लीजिए जीरो से 5 घटाए तो कितना आएगा? -5 आएगा। और अगर यही हम इनका क्रम चेंज कर दें तो देखिए क्या आएगा, यानी कि 5 को आगे ले लें और जो जीरो है उसको हम पीछे कर लें तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो देखिए दोनों का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जीरो है वो घटाने की संक्रिया में जो है वो तत्समक अवयव नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग पूर्ण संख्याओं में जोड़ने के प्रगुण और पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण सीख चुके हैं। अब मैं अपने अगले वीडियो में पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण और पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो यदि ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।